बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। पेशन और एंगर, ये दो वर्ड्स हैं जो आपके जहन में आते हैं जब आप डीजी या एसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि मामलात इस नहज तक पहुँचे कैसे। मेरा जहाँ तक ज़ाती ख्याल है, उसका मेन रीज़न ये है कि जब आप कंफ्यूज होते हो और आपको अंदाज़ा नहीं होता कि आपको किस तरफ जाना है, तो आप इस तरह की बातें या आपको एंगर होता है या आपकी फ्रस्ट्रेशन ज़ाहिर करती है। मसला ये है कि अब पाकिस्तान में किसी को कुछ नहीं पता कि कौन सा निज़ाम चल रहा है। सिविलियन गवर्नमेंट से पूछें वो कहते हैं मिलिट्री चला रही है, मिलिट्री गवर्नमेंट से पूछें वो कहते हैं सिविलियन गवर्नमेंट चला रही है। अब इस पर्टिकुलर केस में फॉर एग्जांपल एंगर इसलिए है कि देखें, हमारे फौजी जवान शहीद हो रहे हैं, सिपाही शहीद हो रहे हैं, कर्नल, लेफ्टिनेंट कर्नल, मेजर शहीद हो रहे हैं, और उनकी अगर आप एज देखें 24 ईयर्स, 28 साल, 31 साल, यंग एजेस में शहादत उनको नसीब हो रही है, ठीक है ना। तो उससे भी गुस्सा आता है। लेकिन अब मसला ये है कि जैसे DGI-SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने सुनी हो, तो उसमें वो क्या कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि ब्लेम गेम जो है वो डालना चाह रहे हैं पिछली PTI की गवर्नमेंट पे। अब सवाल ये पैदा होता है कि आप ठीक है उसमें इमरान खान को मोरद इल्ज़ाम ठहराते हो, कोई मसला नहीं, फेयर इनफ, ठीक है, उनकी गवर्नमेंट थी। लेकिन बात ये है कि उस वक्त आपके DGSI भी थे और उस वक्त आपके सिटिंग आर्मी चीफ भी थे। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि उनकी मर्जी के बगैर इतनी बड़े डिसीजन लिए गए और लोगों को आके बिठा दिया गया, और अब आप बाद में ब्लेम करें कि नहीं जी इसमें तो मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट इन्वॉल्व ही नहीं थी, इसमें सारा का सारा कसूर जो सिविलियन गवर्नमेंट का था। चलिए अच्छा, इसको ये भी मान लेते हैं कि सिविलियन गवर्नमेंट था, तो उसमें फिर इमरान खान क्यों? आपका परवेज़ खटक नहीं है, आपका महमूद खान नहीं है, बाकी भी लोग थे, लेकिन बिकॉज अब वो इस करंट रजीम का हिस्सा हैं तो फिर आप उनको ब्लेम नहीं करते। तो आप लोगों को बेसिकली डिसाइड करना पड़ेगा फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपने करना क्या इस मुल्क में। अगर आपने मामलात को ठीक करना है तो फिर आप कहें कि भाई हम मार्शल लॉ लगा रहे हैं, आई नो उसकी प्राइस भी आपको पे करनी पड़ेगी, लेकिन बात वही है कि एट द एंड ऑफ द डे अगर आपने मुल्क के हालात को ठीक करने का इसी तरीके से करना है कि हमने ज़बरदस्ती हमें किसी भी तरीके से फिक्स करना है, तो फिर आप अपनी अथॉरिटी को जो है वो असर्ट करवाएं कि बस हमने करना है। अब ये है कि जी नहीं, नेशनल एक्शन प्लान पे साइन हुआ था, उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा और हमें रोका जा रहा है। भाई गवर्नमेंट, वही मैं कह रहा हूँ, जो कन्फ्यूजन होती है वो यही होती है कि कोई जब आपका इस तरह का निज़ाम चल रहा होता है हाइब्रिड, जिसमें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार ही नहीं है, आप पॉलिटिशियन से बोलेंगे वो बोलेंगे नहीं, तो मिलिट्री गवर्नमेंट से पूछें, मिलिट्री गवर्नमेंट से पूछे बोलते हैं यार तो सिविलियन गवर्नमेंट का फॉल्ट है। तो आपको ये डिसीजन अब लेना पड़ेगा कि आपने क्या करना है। या तो फिर आप क्लियर कट इस गवर्नमेंट को हटाएं और आप अपनी जो है वो इस्टेब्लिशमेंट की गवर्नमेंट बनाएं या टेक्नोक्रेट्स की जो भी करते हैं और काम मामलात को शुरू करें। अच्छा, अब दूसरा जो मामला है वो है फ्रस्ट्रेशन, कि फ्रस्ट्रेशन भी इसी वजह से आपको हो रही है कि मामलात अब जिस तरीके से सोचा हुआ था या जो प्लान किया हुआ था वो नहीं बन रहा है। और दूसरा फ्रस्ट्रेशन की वजह से ये भी है कि लोग आपसे सवाल भी कर रहे होते हैं कि आपका नैरेटिव जो है वो क्यों नहीं बिक रहा या क्यों लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करते। देखिए, बात यह है कि आपको अपनी गलतियां माननी पड़ेंगी। पास्ट में जो आपने गलतियां की हैं, अगर आप उनको अभी तक डिनाइबिलिटी में रहेंगे या डिनाई करेंगे तो लोग आपकी बात को ऑफकोर्स मजाक ही उड़ाएंगे। देखें, मुझे ये आप सब लोगों को याद पड़ता होगा कि हमारे एक पुराने DGI-SPR थे, आसिफ गफूर साहब। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके, ये भी नहीं कि ढके छुपे अल्फाज में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके अली वज़ीर और मोहसिन दावड़ का नाम लेकर कहा था कि ये दो बंदे जो हैं इनके कांटेक्ट जो है वो अफगान इंटेलिजेंस के साथ है, और उन्होंने मुखातिब करके कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हमें पता है कि आपके कांटेक्ट कहाँ पर है, हमें पता है कि आप लोग किससे फ़ोन पे बात करते हैं, हमें पता है कि आपकी मुलाकातें कहाँ पे होती हैं। सवाल ये पैदा होता है कि मिलिट्री इंटेलिजेंस या मिलिट्री वालों का ये काम नहीं है। अगर आपने किसी को इस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके एलेज किया है, देन यू गोटा मेक श्योर कि उनको सज़ा हो। हवाई आपने किसी को इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाया ना नेशनल सिक्योरिटी के अगेंस्ट काम करने को, तो आपने क्या किया, उनको 2 साल तक अंदर रखा। लेकिन जब आपको इमरान खान की गवर्नमेंट टॉपल करने की ज़रूरत पड़ी तो आपने उन्हीं 2 बंदों को जिनको आपने नेशनल सिक्योरिटी के अगेंस्ट काम करने का कहा या उनके ताल्लुकात आपने साबित करने की कोशिश की, उन्हीं को 2 को आपने बुलवाया और उन्हीं को आपने कहा कि इमरान खान के अगेंस्ट फोर्स करो। अब जब लोग इस तरह की चीज़ें देखते हैं तो ऑफकोर्स वो कंफ्यूज होते हैं कि यार आप करना क्या चाह रहे हो। आपको याद है उज़ैर बलोच वाला मामला, उस बंदे को आपने
दुबई से डिपोर्ट करवाया, जो भी चक्कर था, वी डोंट नो। मतलब आज तक पाकिस्तान की तारीख में मुझे याद नहीं पड़ता कि आपने किसी को, मे बी पीपल्स पार्टी से आपको काम करवाना हो, उसको आपने दुबई से डिपोर्ट करवाया, लाया, केसेस चलाए, मेरे ख्याल में 3 या 4 साल उसको रखा, जब आपको उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी आपने उसको फिर बाइज्जत बरी करवा दी। अब आप ये नहीं कह सकते कि नहीं जी ये तो हमारा काम नहीं है, तो कोर्ट्स का काम है। देखें, हर चीज़ क्रिस्टल क्लियर है आजकल के दौर में। इसी वजह से मैं कहता हूँ कि आपको अब ये बात या डिसीजन लेना पड़ेगा कि आपने करना क्या है। या तो आप आए ना कि भाई हमने हर हाल में जो भी तरीका हो, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट या हमारी जो बाकी ब्यूरोक्रेसी है, हम लोगों ने मिलकर ये फैसला किया कि अब हम इस पॉलिटिकल निज़ाम के थ्रू हम काम नहीं कर सकते, क्योंकि कोर्ट्स काम नहीं कर रही, ये नहीं कर रही, ये हर्डल है, और हमने आके अब इसको इसी तरीके से डंडे के ज़ोर पे ठीक करना है, तो फेयर इनफ। लेकिन जब आप फ्लिप फ्लॉप करते हैं, कभी एक चीज़ को कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल 88 में बेनज़ीर आए, आपने कहा 90 में वो करप्ट है, नवाज शरीफ को लाओ, नवाज शरीफ को हटाया, करप्ट है, बेनज़ीर को लाओ, बेनज़ीर को दोबारा हटाया, नवाज शरीफ को लाओ, करप्ट, ये कर आके फिर देखिए। दूसरी बात ये है कि ये मुल्क है, ये कोई कार तो नहीं है ना कि आपने यू टर्न लिया और पूरा मुड़ गया। पहले आपने 1980s में एक पूरी पॉलिसी चलाई ज़ियाउल हक वाली। अब वो बहस में नहीं जाना चाहते कि वो सही था या गलत था, कि दैट्स अ डिफरेंट डिबेट। फिर परवेज़ मुशर्रफ साहब आए, उन्होंने कहा कि नहीं जी हमें तो मॉडर्नाइजेशन की तरफ जाना चाहिए, मॉडर्निज्म और रोशन ख्याली, आपने वो पूरा आप मुल्क को उस डायरेक्शन में ले आने की कोशिश। आज आपका कह रहे हो कि नहीं यार हम तो इस्लाम के नाम पे बने, हम ये हैं, हम इसको दूसरी डगर पे लेकर जाना चाहते हैं। तो लोग जो हैं वो इतनी जल्दी चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करते। ये पूरा जनरेशन लगती है इसको, 70, 75, 80 साल, 100 साल कई मामलात मिला के। हमने तो इस मुल्क को मतलब पिछले 60 साल में ये इस तरीके से मोड़ने की कोशिश की ना, कभी इधर कभी उधर। सिविलियन गवर्नमेंट का पता नहीं होता कि उसको कौन चला रहा है, मिलिट्री गवर्नमेंट ब्लेम करती है सिविलियंस को, सिविलियन गवर्नमेंट कह रही होती है मिलिट्री है। अभी जो करंट निज़ाम है इसमें आप किसी से भी पूछें, वो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं है। जैसे मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट कहती है कि हमें जो है रोका जा रहा है, वो ये पॉलिटिकल अनासर की वजह से, इनकी वजह से। और दूसरी बात ये कि देखें, कई चीज़ें जो है ना अनफॉर्चुनेटली बहुत ही मतलब मुश्किल से ये है कि अब DGISPR साहब से जब बंदा क्वेश्चन करता है ना, तो ऑफ कोर्स उनकी फ्रस्ट्रेशन भी होती है। अब देखें, वो कहते हैं कि जी ये सिविलियन गवर्नमेंट का काम है, हमारा तो इसमें कोई हाथ नहीं है, हम तो भाई फिर आप मुझे ये बताएं कि दुनिया की कौन सी सिविलियन गवर्नमेंट के अंदर DGISPR आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और ब्लेम करता है प्रीवियस गवर्नमेंट को। तो अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है, मैं बार बार उसी नतीजे पे आ रहा हूँ, जो उसी चीज़ पे आ रहा हूँ कि आपको डिसीजन लेना पड़ेगा कि अगर हमने करना है तो आप फिर आए, अनाउंसमेंट करेंगे यार हमने इसको फिक्स करना है, सिविलियन गवर्नमेंट के थ्रू नहीं आ रहा, ये कोर्ट सिस्टम हर्डल बना हुआ है, ये इन्वेस्टिगेशन करने नहीं देते, बाकी कई चीज़ें हैं जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं, तो हमने आके अब इसको ज़बरदस्ती या डंडे के ज़ोर पे ठीक करना है। ठीक है, फिर आपको प्राइस देनी पड़ेगी इंटरनेशनल कम्युनिटी और ये चीज़ें, लेकिन अगर आपने मुल्क को आगे लेकर जाना है, बचाना है, तो फिर आप रेडी हो जाएं इस चीज़ के लिए। सो आई थिंक दैट्स इट फॉर दिस वन। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो ज़रा अमेरिकन रिलेटेड है, कि उसमें अमेरिका और चाइना का जो है वो दोबारा इशू आने वाला है। और उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि ट्रम्प की जो बहुत बड़ी बेस थी वो अमेरिकन फार्मर से, जो कि इनकी रेड स्टेट्स में रहते हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आना शुरू हो गई है। उसकी वजह ये है कि अमेरिकन जो है वो $12.5 बिलियन की जो सोयाबीन है वो चाइना को एक्सपोर्ट करते थे। अब अमेरिका ने जो चाइना पे टैरिफ लगाने की कोशिश की, तो चाइना ने क्या किया कि पिछले साल ही उन्होंने अपनी जो सारी सोयाबीन की जो इंपोर्ट थी वो उन्होंने ब्राज़ील और अर्जेंटीना से शुरू कर दी। तो उससे जो अब अमेरिकन फार्मर है वो कहता है कि हमारे पास फसल पड़ी हुई है, लेकिन हमारे पास लेने वाला कोई नहीं है। $12.5 बिलियन की चीज़ पड़ी हुई है, रेडी है, लेकिन उसको लेने को अब कोई तैयार नहीं है। तो वहाँ पे ये एक मसला बना हुआ। और दूसरी बात ये जो एक और मसला आ रहा है कि ट्रम्प साहब ने रिसेंटली बेल आउट करने की कोशिश की है, $20 बिलियन अर्जेंटीना को देने के लिए, क्योंकि उनकी इकोनॉमी ख़राब है। लेकिन मसला ये है कि अर्जेंटीना एक वो मुल्क, उन मुल्कों में से है जो कि चाइना को सोयाबीन एक्सपोर्ट कर रहा है। तो जो अमेरिकन फार्मर है या जिन लोगों ने ट्रम्प को वोट दिया था, वो कह रहे हैं कि यार हमारे ही कॉम्पिटिटर को, जो कि हमारे ही पीठ में छुरा घोंप रहा है, आप उसको पैसे दे रहे हो, बेल आउट कर रहे हो। तो ये एक इंटरनेशनल लेवल की न्यूज़ थी। मैंने बोला कि कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि इंटरनेशनल लेवल पे हो रही होती हैं, लेकिन लोगों को पता नहीं चल रहा था। सो समथिंग दैट यू गाइज नीड टू नो।
اور جسٹ فار دا نالج پرپز کہ موسٹلی ہمارا کیا ہوتا ہے کہ ہم پاکستان میں ہی لگے رہتے ہیں اپنی خبروں کے اندر، ہمیں اتنا کوئی پتہ نہیں چل رہا تھا کہ باقی کیا چیزیں چل رہی ہیں. تو یہ بھی نالج پوائنٹ آف ویو، یا کبھی کوئی ڈبیٹ کے لحاظ سے یا ایجوکیشن کے لحاظ سے، یا کبھی انسان کی کوئی کہتے ہیں کہ کانورسیشن ہو رہی ہوتی ہے، یا کسی جگہ پہ آپ ڈبیٹ میں بیٹھے ہوتے، تو اچھا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ایکسٹرا ایڈیشنل نالج ہو یا کسی ٹاپک پہ آپ بات کر سکیں. اوکے جی، دیٹس اٹ فار دا ڈے. اور آپ کو اگر میری کسی بات سے ڈس ایگریمنٹ ہے، پلیز رائٹ می اے کامنٹ اینڈ انشاءاللہ I'll get back to you. السلام علیکم.